नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुपम अकेडमी में। इससे पहले मौर्य साम्राज्य से जो संबंधित प्रश्न है उसका पार्ट 1 आ चुका है, जो शायद आपने देख लिया हो। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज उसको जाकर पहले देख लीजिए। ये सेकंड पार्ट है। हम मौर्य साम्राज्य से संबंधित उन सभी प्रश्नों को देख रहे हैं जो प्रारंभिक परीक्षाओं में पूछे गए हैं, चाहे वो स्टेट सिविल सर्विसेज हो या फिर वो यूपीएससी। इससे पहले वीडियो में मतलब पार्ट 1 में हमने लगभग 60 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं और इस सेकंड पार्ट में भी हम लोग 60 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। इस तरह से पूरे मौर्य साम्राज्य से जितने प्रश्न पूछे गए हैं प्रारंभिक परीक्षाओं में उन सबको हम देख लेंगे। तो मैं अनुपम तिवारी स्वागत करता हूं आपका अपने इस YouTube चैनल पर। आइए देखते हैं मौर्य साम्राज्य से संबंधित उन सभी प्रश्नों को जो प्रारंभिक परीक्षाओं में पूछे गए। आज का पहला प्रश्न देखिए, उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति कहां से मिली है? पिछले वीडियो का जब हमने लास्ट वाला क्वेश्चन देखा था, जिसमें हमने ये देखा था कि आपका कालसी जो कि स्थित है उत्तराखंड के देहरादून जिले में और यह अशोक के शिलालेखों के लिए प्रसिद्ध है। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो इस वाले टॉपिक को तो हमने बहुत डिटेल से किया है कि जो इसका 13वां शिलालेख है वहीं पे इसका वर्णन है। कलिंग युद्ध का विवरण हमें कहाँ से ज्ञात होता है? 13वें शिलालेख से। इन्होंने भी मौर्य साम्राज्य से संबंधित हमारे वीडियोस देखे होंगे, उनको ये प्रश्न बहुत आसान लग रहा होगा क्योंकि इस शिलालेख की हमने बहुत बार चर्चा की है डिफरेंट एंगल से और इसमें दिए गए तथ्यों की चर्चा भी हमने बहुत डिटेल में की है। अशोक के निम्न अभिलेखों में से पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित कौन सा अभिलेख है? तो देखिए, जो अशोक का ये 12वां शिलालेख, इसी शिलालेख में सभी संप्रदायों के आर की वृद्धि की कामना की गई है। तो ये ऑप्शन 20 का सही आंसर है। निम्नलिखित में किस शासक ने अपनी प्रजा को इस अभिलेख के माध्यम से परामर्श दिया? कोई भी व्यक्ति जो अपने संप्रदाय को महिमा मंडित करने की दृष्टि से अपने धार्मिक संप्रदाय की प्रशंसा करता है या अपने संप्रदाय के प्रति अत्यधिक भक्ति के कारण अन्य संप्रदायों की निंदा करता है, वह अपितु अपने संप्रदाय को गंभीर रूप से हानि पहुंचाता है। तो कुल मिला के जो सार है कि धार्मिक सहिष्णुता की बात यहाँ की जा रही है कि वह कौन राजा है जो अपनी प्रजा को धार्मिक सहिष्णुता बनाए रखने के लिए कह रहा है। तो हम देखते हैं अशोक का ही नाम इसमें हमको सबसे फेमस मिलेगा। अशोक के जो प्रमुख शिलालेख संगम राज्य के विषय में बताते हैं उनमें सम्मिलित है। अभी संगम राज्य मतलब दक्षिण भारत का क्षेत्र। तो अशोक का जो शिलालेख है दूसरा और 13वां, यही हमको संगम राज्यों के विषय में बताता है। और इन संगम राज्यों में नाम किसका किसका आता है ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इसमें आएंगे आपके चोल, पांड्य, ततीय पुत्र और केरल पुत्र। एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि जो आपके 7 वाहन, इन 7 वाहनों का उल्लेख अशोक के अभिलेख में नहीं मिलेगा। या ध्यान रखिएगा, निम्नलिखित में से किस दक्षिणी राज्य का उल्लेख अशोक के अभिलेख में नहीं है? तो अभी हमने देखा कि जो 7 वाहन है इनका उल्लेख नहीं है। टालेमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक के राजनयिक संबंध थे, वो कहाँ का शासक था? तो देखिए, जब हम देखते हैं अशोक का 13वां शिलालेख, इसीलिए मैंने आपसे बार बार कहा था कि ये 13वां शिलालेख बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस 13वें शिलालेख में 5 यमन राजाओं से अशोक का संबंध दिखाया जाता है कि अशोक का इनसे मैत्रीपूर्ण संबंध था। वो कौन से है 5? पहला अंतियोक को एंटियोकस द्वितीय भी कहेंगे और ये शासक कहाँ का है? सीरिया। दूसरा आप देखेंगे जब, तो इसमें आपको मिलेगा तुर्मय और ये राजा कहाँ का मिलेगा? मिस्र का। फिर आप देखेंगे अंतकिनी और ये राजा होगा सिडोनिया या मकदूनिया का राजा। चौथा जो आपका होगा मग और ये राजा होगा कहाँ का? आइरीन का। और 5वां अलिक सुंदर और ये राजा होगा कहाँ का? एपिरस का। तो इन 5 का नाम हमको मिलता है। अब आपसे पूछ रहा है कि टालमी कहाँ का है? तो हम देख रहे हैं आपका जो ये तुर्मय है इसी को टालमी कहेंगे और ये राजा कहाँ का है? मिस्र का। अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा है? तो अभी हमने देखा कि जो आपका ये तुर्मय है इसी को कहेंगे क्या? टालेमी और ये शासक कहाँ का है? मिस्र का। निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों के सुदूर देशों जैसे सीरिया और मिस्र के साथ राजनयिक संबंध थे? अब देखिए, यहाँ ध्यान रखिएगा 2 चीजें हैं, एक राजनयिक संबंध, दूसरे व्यापारिक संबंध। ये व्यापार वहां से हो रहा था कि नहीं हो रहा था, और राजनयिक संबंध का मतलब राजदूतों की नियुक्ति। तो क्या उस तरह के संबंध स्थापित थे कि नहीं थे? तो यहाँ से पूछ रहा है कि राजनयिक संबंध थे क्या नहीं थे? तो हम देख रहे थे सबसे खास चीज देख रही थी किसमें? मौर्य साम्राज्य में, कि इसी में इस तरह के राजनयिक संबंध स्थापित थे। अभी हमने देखा 5 राजाओं के साथ। अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? इस धम्म वाले टॉपिक पे हमने एक डेडिकेटेड वीडियो किया है जिसमें हमने धम्म को बहुत डिटेल से समझाया है कि क्या क्या चीजें धम्म में दी गई है, अशोक की धम्म की नीति क्या है, उसके
पीछे उद्देश्य क्या है, वो सब कुछ हमने बहुत डिटेल से किया हुआ है। तो अगर हम ये समझना चाहें कि अशोक के जो धम्म का मूल संदेश है वो क्या है, तो इसमें देखिए सबसे बड़ी बात की जाएगी शांति और अहिंसा की, तो ये बात तो ठीक है। धार्मिक सहनशीलता की बात की जाएगी, तो ये बात भी ठीक है। बड़ों का सम्मान करने की भी बात की जाएगी, ये बात भी ठीक है। और अंत में कुल मिला के जो मूल लक्ष्य होगा कि राजा के प्रति वफादारी बनी रहे, ये बात भी हमको कहीं ना कहीं दिखती है। फिलहाल ये तीन चीजें तो बिल्कुल स्पष्ट दिखती हैं। तो उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर इसके हमको मिल रहे हैं, तो ऑप्शन ई इसका सही आंसर हो गया। निम्नलिखित में से अशोक के किस अभिलेख में पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर रोक लगाई गई है? ऐसा लगता है कि यह पाबंदी पशुओं के वध पर थी। तो हम देख रहे थे कि अशोक की जो धम्म नीति है, उस धम्म नीति के तहत ये व्यवस्था बनाई गई थी। तो देखिए जब हम देखते हैं शिलालेख 1 और शिलालेख 5, इन दोनों में हमको ये उल्लेखित मिलता है कि पशु बलि पर रोक है। लेकिन जब हम देखते हैं शिलालेख 1 तो ये हमको थोड़ा लिमिटेड मिलता है। अगर हम शिलालेख 5 को देखें तो ये काफी विस्तृत है। आंसर इसके दोनों ठीक होंगे, तो आपका शिला अभिलेख 1 है और स्तंभ अभिलेख 5। लेकिन अगर आपको दोनों में से किसी को चूज करना है तो ऑप्शन बी को आप चूज करेंगे। लेकिन ऑप्शन 1 भी ठीक है, क्योंकि पशु बलि पे रोक की बात अभिलेख 1 में भी किया गया है। निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से कौन सा एक खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है? तो वो कौन सा अभिलेख है जिसमें इस तरह की बात की गई है कि खाद्यान्न को सुरक्षित रखा जाए भविष्य के लिए, इससे कोई संकट आने पर उसका उपयोग किया जा सके? तो देखिए हम जब देखते हैं कि जो आपका गोरखपुर, उस गोरखपुर में हमको अभिलेख मिलता है तो गौरा अभिलेख, और इसी अभिलेख में हमको इस तरह की चर्चा दिखती है। अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ दिया था, ये बात ठीक है। कलिंग दक्षिण भारत को जाने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। तो देखिए जब हम देखते हैं अशोक को तो वो कलिंग पर अधिकार करता है, और कलिंग पर अधिकार करने के लिए दो चीजें थी, एक यह व्यापारिक मार्ग था और एक चर्चा हमको और मिलती है कि जो हाथियों की सप्लाई थी वो कलिंग से ज्यादा थी। तो ये दो कारण थे जिसकी वजह से कलिंग पर अशोक ने हमला किया था और उसे अपने साम्राज्य में शामिल किया था। तो देखिए कथन है कि अपने साम्राज्य में जोड़ दिया था, ये बात ठीक है। और उसका कारण जो है कि यह साम्राज्य या यह राज्य स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था, तब ये कारण है। तो दोनों ही चीजें हमको ठीक लगती है कि कथन और कारण दोनों ठीक है। मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर भूदान नहीं दिया था, भू अनुदान के विरुद्ध कृषकों ने विद्रोह किया था। तो आपसे कह रहा है कि क्या मौर्य शासकों ने धार्मिक आधार पर भू अनुदान नहीं दिया था? और दूसरा ये इसलिए नहीं दिया क्योंकि कृषकों ने विद्रोह किया या किसानों ने विद्रोह किया। तो आपको कथन और कारण मैच कराना है। तो देखिए जब हम देखते हैं सातवाहन साम्राज्य, तो यह सातवाहन साम्राज्य जो एक नई चीज ले आएगा कि ब्राह्मणों को भूमि अनुदान में देगा, और यही व्यवस्था हमको मिलेगी, यह धार्मिक आधार पर भूमि अनुदान की व्यवस्था है। लेकिन उससे पहले जब हम देखते हैं तो धार्मिक आधार पर भू अनुदान की व्यवस्था हमको नहीं मिलती है। तो पहली चीज तो ठीक है, लेकिन जो दूसरी बात कही जा रही है कि ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि कृषक विद्रोह कर रहे थे, कृषक नहीं चाहते थे कि उनकी भूमि दी जाए। तो ये कथन गलत है, क्योंकि जो आपका राजा है उस राजा को भूस्वामी माना जाता था, जितनी भी उसके क्षेत्र में भूमि है वो सब उसके अधीन है, इसीलिए राजा टैक्स लेता था। तो ऑप्शन सेकेंड जो है ये इसका कारण गलत। तो हम देखते हैं ये सही है परंतु आर गलत है, इसका सही आंसर हो गया। प्राचीन यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? तो हमने बहुत डिटेल से इसको किया था कि जो आपका सेल्यूकस निकेटर था जो किससे कनेक्टेड था? सिकंदर, मतलब सिकंदर का जो सेनापति था वो मिलता हमको कौन? सेल्यूकस निकेटर। और सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य, इन दोनों का युद्ध होता है कब? 305 ईसा पूर्व के आसपास। और इस युद्ध में सेल्यूकस निकेटर हार जाता है, इसकी बेटी हेलेना का विवाह हो जाता है सिकंदर से, और इसी सेल्यूकस निकेटर का राजदूत हमको मिलता है कौन? मेगास्थनीज, जो कि आता है किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। और इस मेगास्थनीज की एक पुस्तक है जिसके विषय में आपसे बार बार पूछा जाएगा, तो वह पुस्तक है कौन सी? इंडिका। तो इंडिका पुस्तक किससे कनेक्टेड है? मेगास्थनीज से। मेगास्थनीज दूत था किसका? सेल्यूकस निकेटर का। अभी हमने देखा मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। मौर्य साम्राज्य का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। तो देखिए जब हम देखते हैं कौटिल्य का अर्थशास्त्र, इसमें भी हमको मिलता है क्या? साप्तांग सिद्धांत, इसमें 7 वर्गों में विभाजन किया गया है। फिर हम देखते हैं मेगास्थनीज की पुस्तिका इंडिका, इसमें भी ये 7 वर्गों का विभाजन हमको दिखता है। तो एक से अधिक इसके सही आंसर है,
ऑप्शन ई इसका सही आंसर हो गया। बिहार पीसीएस में आप ध्यान रखिएगा कि इस तरह का ऑप्शन एक आता है कि ऑप्शन में से कोई ठीक नहीं है या एक से अधिक ठीक है, तो बिहार पीसीएस वाले इसको जरूर ध्यान रखेंगे। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है? तो अभी हमने देखा कि 7 में इसको विभाजित किया है, और वो सातों कौन कौन से हैं? पहला आपका दार्शनिक, दूसरा आपका कृषक, तीसरा आपका पशुपालक, फिर आपका हो गया कारीगर, योद्धा, निरीक्षक और सभासद। तो ये 7 श्रेणियां हमको मिलती हैं किसके अनुसार? मेगास्थनीज के अनुसार। निम्नलिखित में से किस स्त्रोत में उल्लिखित है कि प्राचीन भारत में दासता नहीं थी? तो देखिए, जब हम देखते हैं मेगास्थनीज की इंडिका, उसी में ये बार बार लिखता है कि भारत में दास प्रथा नहीं थी। हमने इसकी आलोचना भी देखी थी, रोमिला थापर का हमने तर्क भी देखा था कि वो इस पे क्या एनालिसिस देती है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो गया। मौर्य समाज का विभाजन 7 वर्गों में विशेष तौर पर उल्लेखित है। तो ये हम देखते हैं मेगास्थनीज की इंडिका में, जैसा अभी हमने पीछे देखा। देखिए, एक चीज आप ध्यान रखिएगा, 7 वर्गों में विभाजन की बात है और 7 अंग की बात। साम्राज्य का जब 7 अंग कहेंगे तो उसमें हमको मिलेगी कौटिल्य की अर्थशास्त्र। लेकिन जब 7 वर्गों में विभाजन की बात होगी कि समाज को 7 वर्गों में बांटा गया है, तो वहां बात होगी मेगास्थनीज की इंडिका की। मौर्य काल में टैक्स को छुपाने या चोरी करने के लिए इनमें से क्या दंड दिया जाता था? तो टैक्स चोरी पे क्या दंड मिलता था उसकी बात यहाँ की जा रही है। तो देखिए, हम जब पुस्तक देखते हैं इंडिका, जो की पुस्तक है किसकी? मेगास्थनीज की, और यही हमको पाटलिपुत्र, जो की राजधानी है किसकी? मौर्य साम्राज्य की, इस पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन की जानकारी देता है। इसी पुस्तक में हम देख रहे थे 7 वर्गों में विभाजन है, और यह मेगास्थनीज बार बार कहेगा समितियों के विषय में। इस समितियों के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन हो रहा था, और ये कहता था कि कुल 6 समितियां थी और हर समिति में 5-5 सदस्य होते थे। और ये यहाँ तक कहता है कि जो व्यक्ति चोरी करता था उसको मृत्यु दंड तक की सजा दी जाती थी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो गया। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है, तो अभी हमने देखा जो आपका इंडिका है इसी में यह वर्णन है। निम्नलिखित में से कौन स्रोत मौर्यों के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करते हैं? तो अभी हमने देखा मेगास्थनीज की इंडिका, इसी में यह वर्णन है। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका। अब देखिए, एक ही क्वेश्चन को घुमा फिरा के अलग अलग तरीके से पूछ रहा है। अगला प्रश्न देखिए, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। तो आप देख रहे होंगे एक ही प्रश्न को बार बार घुमा फिरा के इधर उधर से पूछ रहा है। आपने एक तथ्य याद कर लिया कि मेगास्थनीज की पुस्तक है इंडिका, और इंडिका में प्रशासनिक व्यवस्था के विषय में बताया गया है पाटलिपुत्र की। प्रशासन के 7 अंग बताए गए हैं। सिर्फ इतना आपने याद कर लिया तो इससे संबंधित जो भी प्रश्न पूछा जाएगा उसको आप आसानी से अटेंड कर ले जाएंगे। इंडिका का मूल लेखक कौन है? फिर से वही प्रश्न, मेगास्थनीज। इंडिका का लेखक कौन है? फिर से वही प्रश्न, मेगास्थनीज। इंडिका का लेखक मेगास्थनीज। अब देखिए, एक ही प्रश्न को कितनी बार पूछा गया है और अलग अलग परीक्षाओं में पूछा गया है। अगला प्रश्न देखिए, वर्तमान नगर पालिका प्रशासन का कौन सा कार्य मौर्य काल से संबंधित है? तो अभी हम पीछे देख रहे थे कि जो मेगास्थनीज की पुस्तक है इंडिका, जिसमें समितियों का उल्लेख है कि 6 समितियां हैं, और ये 6 समितियां 5-5 सदस्यों के साथ काम करती हैं और पूरी प्रशासनिक व्यवस्था को चलाती हैं। इन सभी समितियों के काम को हमने डिटेल से देखा था कि वो क्या क्या काम करती हैं। अब इस प्रश्न में आपसे कह रहा है कि जो वर्तमान नगर पालिका प्रशासन है वो इनमें से कौन सा काम करेगी? तो क्या टोल की जो बाट है उनका निरीक्षण करने का काम नगर पालिका के पास है? ऐसा नहीं है। वस्तुएं की कीमतें निर्धारित करना, क्या यह नगर प्रशासन के पास है? तो ये काम भी नहीं है। जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण, यह काम वर्तमान समय में भी नगर पालिका प्रशासन के पास है। तो सी इसका सही आंसर हो गया। जो चौथा ऑप्शन है शिल्पकारों का संरक्षण, यह काम भी नगर पालिका प्रशासन वर्तमान में नहीं करता। अगला प्रश्न देखिए, मौर्य नरेशों के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? उन्होंने विकास किया था किसका किसका? संस्कृति, कला और साहित्य का, प्रांतीय विभाजन का, हिंदुकुश तक साम्राज्य का, या फिर सोने के सिक्कों का? तो देखिए, हम जब देखते हैं सोने के सिक्कों का विकास, तो ये हमको मिलेगा कहाँ? कुषाण साम्राज्य में। और अगर ऑप्शन बी गलत है तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। ठीक, अब हमको ये देखना है कि ये सी वाला सही है या डी वाला सही है या दोनों गलत है। अगर इन दोनों में से कोई एक सही है तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। तो हम देखते हैं प्रांतीय विभाजन की बात, यह हमको मौर्य साम्राज्य में स्पष्ट रूप से मिलती है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो गया। आग एवं बलि ये भाग थे सैनिक विभाग के, धार्मिक अनुष्ठान के, राजस्व के स्रोत के, या प्रशासकीय विभाग के? तो देखिए, हमने जब बात की थी टैक्स कलेक्शन, उस टैक्स कलेक्शन में 2 तरह के टैक्स लिए जाते थे, इनको कहते थे भाग और बलि। तो जो आपका ये भाग था ये क्या था? उत्पादन में हिस्सा। और जो आपका बलि था ये राजा का टैक्स था। बलि के विषय में आप देखेंगे पहले ये बाध्य नहीं, मतलब
नियमित रूप से इसको वसूला नहीं जाता था, भाग वसूला जाता था। भाग क्यों? क्योंकि माना जाता था कि सारी भूमि राजा की है, तो उससे जो कुछ भी उत्पन्न हो उसमें राजा का भाग लगे, मतलब उसका हिस्सा लगे। तो ये क्या था? राजस्व का स्रोत। भली ऑप्शनल थी पहले, बाद में ये कंपलसरी हो गई और यह भी बन गई टैक्स का हिस्सा। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। मौर्य काल में भूमि कर जो राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था? तो जब हम देखते हैं सीताध्यक्ष को, यही भूमि कर एकत्रित करने का काम करता था। एक तथ्य हमने देखा था, सीता भूमि। यह सीता भूमि कौन सी होती थी? राजकीय भूमि। और इस सीता भूमि की देखरेख भी कौन करता था? सीताध्यक्ष। राजकीय भूमि सीताध्यक्ष, और भूमि कर एकत्र करने का काम किसका था? सीताध्यक्ष का। एक चीज आप और ध्यान रखिए, जो आपका सन्निधाता था और आपका समाहर्ता था। एक टैक्स कलेक्ट करता था, दूसरे के पास जमा कर देता। तो ये लोग ओवरऑल टैक्स कलेक्शन के लिए ज्यादा जिम्मेदार मिलेंगे। जो भूमि कर है वह मुख्यतः किसके अंडर में होगी? सीताध्यक्ष के अंडर में। सीता से तात्पर्य अभी हमने देखा राजकीय भूमि से जो प्राप्त आय है उसी को कहेंगे क्या? सीता कर। मौर्य मंत्री परिषद में निम्नलिखित में से कौन राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था? तो अभी हमने देखा जो आपका समाहर्ता है ये कलेक्शन का काम करेगा और ले जाके जमा कर देगा किसके पास? सन्निधाता के पास। निम्नलिखित में से कौन मौर्य युगीन अधिकारी तौल माप का प्रभारी था? तो देखिए सीताध्यक्ष तो नहीं होगा, अभी हमने देख लिया। पणाध्यक्ष नहीं होगा क्योंकि हमने देखा था पढ़, और पढ़ से हमने कहा था मुद्रा। तो जो वाणिज्य को देखे वो कौन हो गया? पणाध्यक्ष। तो ऑप्शन बी गलत हो गया आपका। ऑप्शन ए जो आपका है पौतवाध्यक्ष। पौत को हमने कहा था तौल कर लीजिए, तो यही पौतवाध्यक्ष नाप तौल का प्रभारी था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो गया। मौर्य काल में एग्रोनोमोई अधिकारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो जो आपका ये एग्रोनोमोई नामक अधिकारी है ये किससे संबंधित है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो हमने एक तथ्य देखा था कि 10 स्टेडिया, स्टेडिया मतलब दूरी मापने की इकाई, तो हमने इसकी बात की थी। अब आपको ध्यान आएगा कि जो मार्ग निर्माण वहां पर 10 स्टेडिया पर पत्थर लगाए जा रहे थे और यह काम करवा रहा था कौन? एग्रोनोमोई। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो गया कि मार्ग निर्माण का जो अधिकारी है वो हमको यह मिलता है। हालांकि यह माप तौल का भी काम करेगा, तो ऑप्शन ए भी इसका ठीक आंसर हो सकता है। देखिए इस तरह के सवाल अगर आपसे यूपीएससी में पूछे जाएंगे तो वहां पे आपको ऑप्शन देगा कि 1 2 ठीक है या नहीं है, तब ये दोनों ठीक होंगे। लेकिन जब आपसे यूपीपीसी से यही सवाल पूछेगा तब वो बहुत डेडिकेटेड होकर पूछेगा, मतलब सेंटर पॉइंट पे जाके बिल्कुल पूछेगा कि एग्जैक्ट बताओ क्या काम करता। तब हम देखते हैं कि यह मार्ग निर्माण का काम करता। पंकोदक सन्निरोध मौर्य प्रशासन द्वारा लिया जाने वाला जुर्माना था। देखिए इस तरह के शब्द बहुत कम परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। कोई एक आधा प्रश्न ऐसा आएगा जिसका आंसर आपको नहीं आएगा क्योंकि वो शब्द इतना कठिन होगा। इस शब्द की चर्चा हमने नहीं की थी कहीं भी अपने वीडियो में, तो आप ये ध्यान रखेंगे कि ऐसे 1-2 प्रश्न पूरी परीक्षा में आपको जरूर मिलेंगे जो किसी भी पुस्तक से आपको नहीं मिलेंगे। उन प्रश्नों के पीछे हमको नहीं भागना है, क्योंकि अगर हम इस एक प्रश्न को सही अटेम्प्ट करने की कोशिश में 2-3 किताबें और पढ़ने लगेंगे तो हमारा समय चला जाएगा। तो समय को भी आपको ध्यान में रखना है। इस तरह के प्रश्न आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखिए, उससे अगर करेक्ट हो जाता है, आप सही अटेम्प्ट कर पा रहे हैं तो ठीक है, अन्यथा 1-2 प्रश्न ऐसे आएंगे जिनके आंसर आपको नहीं आएंगे और सामान्य पुस्तकों में वह नहीं दिया होगा, तो उनसे आपको घबराना नहीं है। हम देखते हैं ये जो आपका पंकोदक सन्निरोधे है, यह जुर्माना लगता था कीचड़ फैलाने पर। कहां पर? सड़कों पर। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखिए, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो हमने 3 केंद्रों की बात की थी शिक्षा से संबंधित, लेकिन जब हम बात करते हैं मौर्य काल में तो हमको तक्षशिला सबसे फेमस मिलता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में निम्नलिखित न्यायालय अस्तित्व में थे। तो हमने देखा था कि 2 तरह के न्यायालय हमको मिलते थे, एक जो दीवानी मामले को देखता था, एक जो फौजदारी मामले को देखता था। तो एक तो हमको मिलता है कंठशोधक, ये आपको बिल्कुल ध्यान होगा। दूसरा हम देखते थे धर्मस्थी। तो ये दोनों ही न्यायालय हमको मौर्य साम्राज्य में मिलते हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो गया। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशीय इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था? तो वह कौन व्यक्ति था जो इतिहास के इन तथ्यों को याद रखता था? तो जब हम देखते हैं मागध और सूतवर्ग, इनका यह प्रमुख काम था। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो गया। को आप एलिमिनेट करके भी अटेंड कर सकते हैं। जो श्रमण परंपरा के लोग हैं यह मुख्यतः कनेक्टेड मिलते हैं धार्मिक शिक्षा से। जो अग्रहारिक है यह है आपका व्यावसायिक शिक्षा से, और आपके जो ये परिव्राजक है ये भी हमको धार्मिक व्यवस्था से ज्यादा कनेक्टेड मिलते हैं। जैसे हम देखते हैं गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, ये सारे लोग हमको मिलते हैं क्या?
परिव्राजक के रूप में। तो इस तरह से ऑप्शन डी इसका सही आंसर बचता है, ये आप टिक कर ले जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, गांवों के शासन को स्वायत्तशासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया था? तो देखिए यहाँ पूछ रहा है जो अस्थायी शासन व्यवस्था है उसका सूत्रपात किसने किया है। अब यहाँ देखिए आप कंफ्यूज हो जाएंगे किससे, मौर्य साम्राज्य से, क्योंकि आप देख रहे थे कि बहुत विस्तृत व्यवस्था हमको मौर्य साम्राज्य में दिख रही थी प्रशासन की, लेकिन गांवों के स्तर पर शासन व्यवस्था किस तरह से स्थापित है या गांवों को स्वायत्तता दी जाए ज्यादा से ज्यादा, ये जब हम देखेंगे द्रविड़ राजाओं में, स्पेशली हम बात करेंगे किसकी, चोल प्रशासन। तो यह चोल प्रशासन सबसे ज्यादा गांव स्तर पर स्थानीय स्वशासन का पक्षधर होगा और यह व्यवस्था बनाएगा। तो ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। लेकिन आप ध्यान रखेंगे कि इस तरह के प्रश्न आएंगे आपके सामने जिसमें आयोग पहले से ये मानता है कि इसका आंसर क्या होगा। जैसे आप इस प्रश्न में देखिए कि मौर्य प्रशासनिक व्यवस्था में भी हमको गांव प्रशासन दिखता है, आर्यों के समय पे तो नहीं दिखता है और कुषाणों के समय पे नहीं दिखता है। दिक्कत इन दो ऑप्शनों में है। तो मौर्य प्रशासन में भी हमको दिखता है और द्रविड़ व्यवस्था में जो चोल साम्राज्य वहां भी हमको दिखता है। अब जैसे ही ये ऑप्शन आ गया ऑप्शन बी, तो ये वाला डी वाला की वैल्यू कम हो गई। अब यहाँ पे आयोग ये तय करेगा कि किसको सही माना जाए, यहाँ वो बात है। तो ऑप्शन बी इसलिए यहाँ सही माना गया है। अगर ये ना दिया होता तो ऑप्शन डी भी गलत नहीं होता। इस तरह से कुछ प्रश्न आते हैं जो डिबेट में होते हैं कि डी को क्यों सही ना माना जाए, डी को ही क्यों सही माना जाए, लेकिन अंत में डिसीजन जो आयोग का होगा वो माना जाता है बाय यूबीएस। तो इसलिए ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। प्राचीन भारत के निम्नलिखित ग्रंथों में से इसमें पति द्वारा परित्यक्त की पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति है। तो डाइवोर्स का सिस्टम कहाँ पे है ये आपसे सीधा सीधा पूछ रहा है। तो हम देख रहे थे जो आपकी अर्थशास्त्र है कौटिल्य की, इसमें इस तरह की व्यवस्था बनी थी और इसके अधिकारी भी होते थे जो इस पूरी व्यवस्था को देखते थे। निम्नलिखित में से इसमें पुनर्विवाह वर्जित है, मतलब इसमें पुनर्विवाह पर रोक है। अब इस तरह की बात कौन करेगा, मनुस्मृति, क्योंकि यह धार्मिक नियमों की पुस्तक है और जो आपका हिंदू धर्म है, क्या हम कहें उत्तर वैदिक काल की जो व्यवस्था है उसके बाद जो नियम तय करने वाली पुस्तक है यह मनुस्मृति है। हमने एक वीडियो मनुस्मृति पे डेडिकेटेड किया हुआ है जो कि आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप उसे भी देख सकते हैं। मनुस्मृति में किस तरह की बातें लिखी गई है, ये स्मृति ग्रंथ है और इसके अलावा अन्य स्मृति ग्रंथ कौन कौन से हैं। मनुस्मृति में जो लिखा गया है वो याज्ञवल्क्य स्मृति में लिखा गया है या नहीं लिखा गया है, किस तरह से लिखा गया है, क्या अंतर है, जो अन्य स्मृतियां हैं उनका कंपैरिजन क्या है मनुस्मृति से, तो सब कुछ हमने एक डिटेल वीडियो में दिया हुआ है। तो ऑप्शन 20 का सही आंसर हो गया। फिलहाल अगले प्रश्न में आइए, विदेशियों को भारतीय समाज में मन द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर था। तो जब हम शब्द देखते हैं प्रांतीय क्षत्रियों का, तो ये प्रांतीय क्षत्रिय ही ऐसे व्यक्ति हैं जो विदेशी हैं और भारतीय समाज में रह रहे हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित व्यक्ति किसी न किसी समय आए हैं, तो इनका कालक्रम हमको आयोजित करना है कि कौन पहले आया और कौन बाद में। तो हम देखते हैं जब आपका मेघस्तनीज, तो यह आता है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। पाहयान आएगा आपका चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में। हेनसांग आएगा आपका हर्षवर्धन के समय। और जो आपका इत्सिंग है ये आएगा कब, 7th सेंचुरी में। तो देखिए सबसे पहले कौन आया है, मेघस्तनीज। ये ऑप्शन गलत हो गया। अब पाहयान उसके बाद आया है, ये बात दोनों में लिखी गई है। अब आपसे पूछ रहा है हेनसांग पहले आया है कि इत्सिंग पहले आया है। हम देख रहे हैं जो आपका इत्सिंग है ये आता है कब, 7th सेंचुरी में। तो 20 का सही आंसर हो गया। सूची 1 को सूची 2 से मैच कराना है। हमने देखा था कि चंद्रगुप्त के हमको दो नाम मिलते हैं, एक सेंड्रोकोट्स दूसरा एंड्रोकोट्स। तो ए से कनेक्ट हो गया कौन, 2 में ये है, तो ये गलत हो गया आपका, ये गलत हो गया। चाणक्य का नाम हमने देखा था विष्णुगुप्त। अब देखिए आपके सामने जो ऑप्शन बचा वो सिर्फ ऑप्शन सी बचा। तो आप बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन के साथ भी इन मैच करने वाले क्वेश्चन को अटेंड कर सकते हैं। मैंने आपसे बार बार कहा है कि इनसे संबंधित जो आपके पास सबसे बेसिक नॉलेज हो सबसे पहले आप उसका इस्तेमाल कीजिए, उससे मैच कराइए। जितने मैच हो जाते हैं उससे एलिमिनेट करिए ऑप्शंस को, उसके बाद आपके पास ये पूरी संभावना होगी कि आप सही आंसर तक पहुंच जाए। इस तरह से ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो गया। अगले प्रश्न पे आइए, तो पूछ रहा है कि अंतिम मौर्य सम्राट कौन था। तो हम देखते हैं जब आपका बृहद्रथ, जिसकी हत्या करता है कौन, पुष्यमित्र शुंग, और शुंग वंश की स्थापना करता है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो गया। अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी, ये ठीक है। अंतिम शुंग राजा देवभूति की हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कर्ण ने की थी और उसने राज्य सिंहासन हथिया लिया था, तो ये बात भी ठीक है। आंध्र ने कर्ण राजवंश के अंतिम शासक को पद वंचित किया था। तो कर्ण वंश के बाद जो वंश आएगा वो कौन सा, आंध्रों का, और इन्हीं आंध्रों को कहा जाता है सातवाहन, ये आप ध्यान रखेंगे। तो तीनों ठीक है।
ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो गया। अगले प्रश्न में आइए, ईस्वी सन के पूर्व की कुछ शताब्दियों में निम्नलिखित में से किन शासकों ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया था? तो हमने जब आपका देखा था सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने, जो आपको मिलता है इस गिरनार क्षेत्र में। तो यह करेक्ट हो गया किससे? चंद्रगुप्त मौर्य से। अब देखिए ऑप्शन सी आपका ऑटोमेटिकली गलत हो गया, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य का नाम हमको मिलता है। फिर हम देखते हैं जो आपका ये रुद्रदामन है, जो कि शासक मिलेगा हमको कहाँ का? जूनागढ़ का। इसने इस झील का पुनरुद्धार करवाया है। अब जैसे ही आप इसको करेंगे तो आपको लगेगा कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, लेकिन प्रश्न को देखिए, ईस्वी सन के पूर्व की कुछ शताब्दियों की बात यहाँ की जा रही है। और जब हम देखते हैं रुद्रदामन का शासन, तो ये 2nd सेंचुरी का था। ये बहुत बारीकी से पूछा गया प्रश्न है, इसलिए ऑप्शन डी गलत हो जाएगा और बी इसका सही आंसर होगा। जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया था, अभी हमने देखा कि चंद्रगुप्त मौर्य वह व्यक्ति है। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख हमको मिलता है? तो जब हम देखते हैं जूनागढ़ अभिलेख, इसमें सुदर्शन झील की बात की जाएगी, तो यहीं पर हमको चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का वर्णन मिलेगा। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का अभिलेख भी पाया जाता है? तो अभी हमने देखा कि जो आपका ये जूनागढ़ अभिलेख, यही कनेक्टेड मिलेगा जिसमें सुदर्शन झील की बात है, अशोक की बात है, चंद्रगुप्त मौर्य की बात है और रुद्रदामन की भी बात मिलती है। बराबर पहाड़ी की गुफाओं के विषय में निम्नलिखित में कौन एक सही नहीं है? तो हमने जब देखा था वास्तुकला के विषय में मौर्य साम्राज्य की, उसमें इस गुफा की बात हमने की थी। वहां पर हमने देखा था कि जो आपकी नागार्जुनी पहाड़ियां हैं, यहीं पर हमको ये गुफाएं मिलती हैं और इनकी संख्या 4। तो यह ठीक हो गया। इसमें देखिए जो आपका ऑप्शन डी है, इसमें बात की जा रही है कि यह अभिलेख ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के है। तो हम देखते हैं यह अभिलेख आपको मिलते हैं कहां से? मौर्य साम्राज्य से। तो ऑप्शन डी ही इसका गलत आंसर है, मतलब इस प्रश्न का सही ऑप्शन है, क्योंकि आपसे पूछा कि गलत कौन सा है। तो डी इसका सही आंसर है। मौर्य साम्राज्य आपको बाद का मिलेगा, लगभग 321 से 184 तक, यहाँ तक मिलेगा आपको। कौन? मौर्य साम्राज्य। 326 में आपको याद होगा सिकंदर का हमला होगा, उसके बाद ही धीरे धीरे मौर्य साम्राज्य का उदय होना प्रारंभ होगा। मौर्यकालीन मूर्तियों में मणिभद्र या यक्ष नाम से अंकित मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है? देखिए एक तथ्य है, यक्ष और यक्षिणी, इनकी पूजा की जो व्यवस्था है वो हमको मिलती है। इस वाले टॉपिक को जब हम पढ़ेंगे आपका आर्ट एंड कल्चर, वहां पे बहुत डिटेल से कवर करेंगे। यहाँ के लिए सिर्फ आप इतना देख लीजिए कि जो आपकी मथुरा मूर्ति कला है, उस मथुरा मूर्ति कला में हमको यक्ष और यक्षिणियों की मूर्ति मिलती है। और जो यह पूछ रहा है कि यह मूर्ति आपको कहाँ से मिल रही है, तो हम देखते हैं जब आपका परखम का क्षेत्र, यहीं से हमको यह मूर्ति मिलती है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो गया। और इसको नाम भी यही दिया गया है कि परखम यक्ष। निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित है? लोथल, सारनाथ, राजगिरी और नालंदा, इन सब के विषय में आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए सबसे पहली चीज जब हम देखते हैं सारनाथ, फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्ध, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश यहाँ दिया था। तो दूसरा तो ठीक है, अगर दूसरा ठीक है तो ये आपका गलत हो गया। फिर हम देखते हैं आपका नालंदा, ग्रेट सिटी ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग, ये भी हमको मिलता है कि बुद्ध धर्म के बारे में जहां सिखाया जा रहा है। तो फोर्थ ऑप्शन, अब देखिए ये आपका गलत हो गया। अब हमको चेक करना है तीसरा ठीक है कि नहीं है। जब हम आपका देखते हैं राजगिरी, तो यह क्या लॉयन सिटी ऑफ अशोक है? लॉयन सिटी ऑफ अशोक की जब हम बात करेंगे तो यहाँ नाम आएगा किसका? सारनाथ का। सारनाथ को लॉयन सिटी ऑफ अशोक कहते हैं। सारनाथ का स्तंभ आपको ध्यान हो कि वहीं पे है, जो आपका राजकीय चिन्ह भी है। तो तीसरा तो गलत हो गया। अब इसलिए सही ऑप्शन बचा आपके पास क्या? ऑप्शन सी, यही सही आंसर हो गया। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था किसके द्वारा? बहुत आसान क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। कौन सा सबसे पुराना राजवंश है? कौन सा? मौर्य वंश। तो इस तरह से इस वीडियो में भी हमने लगभग 60+ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए हैं। यदि आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों देख लिया और उसके बाद मौर्य साम्राज्य के विषय में और कुछ भी नहीं पढ़ा है, फिर भी अगर परीक्षा में आप जाते हैं तो मौर्य साम्राज्य से संबंधित जितने भी प्रश्न आएंगे उसका 60% प्लस आप आसानी से सही अटेम्प्ट कर पाएंगे, क्योंकि परीक्षाओं में बार बार रिपीटेड प्रश्न आते हैं और मौर्य साम्राज्य में भी ये चीज हम देख पाएंगे। तो दोनों वीडियो आप देख लीजिए एक बार, उसके आंसर का आप एनालिसिस कर लीजिए। जो तथ्य मैंने साथ में बताए हैं उनको भी आप एक बार देख लीजिए। इस तरह से मौर्य साम्राज्य आपका पूरा रिपीट हो जाएगा। और डिटेल में आपको जानना है मौर्य साम्राज्य के बारे में, तो इसी
प्लेलिस्ट में आपको डिटेल वीडियोस मिल जाएंगे मौर्य साम्राज्य से संबंधित, जिसमें हमने बहुत विस्तृत वे में कवर किया है पूरे मौर्य साम्राज्य को, वो आप देख लीजिए। और अगर आप दोनों को देख लेते हैं, मतलब मौर्य साम्राज्य से संबंधित सारे वीडियो प्लस ये क्वेश्चन आंसर वाले वीडियो, तो आप ये मान के चलिए कि मौर्य साम्राज्य से संबंधित प्रारंभिक परीक्षा में कोई भी प्रश्न आएगा तो आप 90% प्लस एक्यूरेसी के साथ उस क्वेश्चन को अटेंड कर पाएंगे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपकी तैयारी के लिए फायदेमंद होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी पहुंच को बना सके। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या दिन शुभ हो।